हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी स्किट में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली आई मूवी कालिदास पार्ट 2 को। इस फिल्म की मिस्ट्री इतनी डीप है कि स्टोरी आगे बढ़ने के साथ साथ आपका डाउट बार बार चेंज होता रहेगा। फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू से ही एक क्राइम का सेटअप दिखा दिया जाता है, लेकिन उस क्राइम के पीछे एक्चुअल सच क्या है ये एंड तक क्लियर नहीं होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट से समझते हैं। मूवी की ओपनिंग 7 साल पहले के चेन्नई हाईकोर्ट के सीन से होती है। कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर काफी सीरियस होता है और नटराज नाम का एक फेमस लॉयर अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा होता है। वो कोर्ट के सामने एक के बाद एक ऐसे एविडेंस प्रेजेंट करता है जिससे प्रूव हो जाता है कि उसके क्लाइंट पर लगाए गए सारे एलिगेशंस फैब्रिकेटेड थे। फाइनली कोर्ट उस आदमी को एक्विट कर देती है और यहीं से हमें एक ऐसी बात का हिंट मिलता है जो आगे जाकर पूरी स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हमारी मुलाकात पुलिस ऑफिसर कालिदास से होती है। कालिदास को अचानक एक महिला का फोन आता है जो बहुत डरी हुई होती है और उससे अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगती है। कालिदास बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां कुछ गुंडे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फाइट के बाद गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जब कालिदास घर के अंदर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो महिला पहले ही मर चुकी होती है। कालिदास लड़की और उसके पिता की मौत की खबर अपने सीनियर को देता है। ये सुनकर सीनियर कालिदास को डांटते हैं कि उसे उन गुंडों से अकेले भिड़ने की क्या जरूरत थी। विभाग में अच्छे ऑफिसर्स वैसे भी काफी कम है, इसलिए सीनियर कालिदास के काम को काफी एडमायर करते हैं और नहीं चाहते कि वो अपनी जान को इस तरह खतरे में डाले। अब स्टोरी एक लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होती है, जहां गोकुल अपनी वाइफ और उनकी छोटी सी 3 साल की बेटी मित्रा के साथ रहता है। उनके ऑपोजिट फ्लैट में स्टीफन नाम का एक अजीब सा आदमी रहता है, जो अक्सर गोकुल की फैमिली को ऑब्जर्व करता रहता है। एक दिन मित्रा गार्डन में खेल रही होती है और उसकी नजर स्टीफन के पपी पर पड़ती है। मित्रा को वो पपी बहुत पसंद आ जाता है और वो उसके पीछे पीछे स्टीफन के फ्लैट की तरफ जाने लगती है। स्टीफन भी जानबूझकर पपी को लेकर लिफ्ट की तरफ चला जाता है और लिफ्ट का डोर खुला रखता है ताकि मित्रा अंदर आ सके। लेकिन तभी गोकुल अपनी बेटी को सर्च करते हुए वहां पहुंच जाता है और मित्रा को गोद में उठा लेता है। स्टीफन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसी अपार्टमेंट में एक फीमेल सेक्रेटरी भी रहती है, जो अपनी टीनेज बेटी के साथ रहती है और न्यू ईयर पार्टी की तैयारियों में बिजी होती है। थोड़ी देर बाद स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रिवील होता है कि स्टीफन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, बल्कि प्रोफेशन से लॉयर है और फेमस एडवोकेट नटराज का जूनियर है। इसी बीच वो कोर्ट में एक आदमी को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, जबकि कालिदास भी एक केस के सिलसिले में वहां पहुंचता है। कालिदास की नजर पेंडोन नाम के एक डेंजरस क्रिमिनल पर पड़ती है और उसे डाउट होता है कि इस आदमी का कोर्ट में होना किसी बड़े क्राइम का सिग्नल हो सकता है। स्टीफन भी उसी वक्त उस आदमी पर नजर रखे हुए होता है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद वो आदमी अपेरेंटली किडनैप हो जाता है। रात को स्टीफन अपनी कार लेकर एक आइसोलेटेड लोकेशन पर पहुंचता है और कार की डिक्की खोलता है, जिसमें वही आदमी बंधा हुआ मिलता है। स्टीफन उसे बाहर निकालता है और उसके साथ ब्रूटल फाइट करता है। आखिर में स्टीफन उस आदमी को मार देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिलती है। कालिदास अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन उसे अभी यह पता नहीं होता कि इस मर्डर का कनेक्शन स्टीफन से है। इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच कालिदास को स्टीफन का फोन आता है। स्टीफन असल में कालिदास से उसकी वाइफ के डिवोर्स केस के पेपर्स पर सिग्नेचर लेने के लिए कांटेक्ट करता है। कालिदास उसे एक लोकेशन पर बुला लेता है और तब हमें पता चलता है कि स्टीफन वही फेमस लॉयर नटराज का जूनियर है, जिसे फिल्म के ओपनिंग में दिखाया गया था। स्टीफन पेपर्स पर सिग्नेचर करवाने के बहाने ये भी चेक कर लेता है कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई क्लू मिला है या नहीं, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास स्टीफन को कनेक्ट करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता। इसके बाद स्टीफन वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है, जहां हमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर डॉक्टर प्रसन्ना के बारे में पता चलता है। प्रसन्ना का नेचर काफी एग्रेसिव है और वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से आर्ग्यू करता रहता है। फिर फाइनली 31 दिसंबर की नाइट आ जाती है और पूरी अपार्टमेंट सोसाइटी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बिजी हो जाती है। म्यूजिक, डांस और पार्टी के बीच स्टीफन की नजर फिर से मित्रा पर पड़ती है और मित्रा भी पपी को देखकर उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद मित्रा की मदर को रियलाइज होता है कि उनकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सेलिब्रेशन का माहौल एकदम पैनिक में कन्वर्ट हो जाता है
और सोसाइटी के लोग मित्रा को सर्च करना शुरू कर देते हैं। सेक्रेटरी भी इमीडिएटली पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद कालिदास अपनी टीम के साथ अपार्टमेंट पहुंचता है। कालिदास फैमिली को रीअश्योर करता है कि मित्रा शायद कहीं आसपास होगी और पुलिस टीम को बेसमेंट, गार्डन, पार्किंग और बिल्डिंग के हर पॉसिबल कॉर्नर में सर्च करने का ऑर्डर देता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है और बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स को सर्च करना शुरू कर देती है। सर्च करते करते एक हेड कांस्टेबल स्टीफन के फ्लैट तक पहुंचता है, लेकिन स्टीफन को पर्सनली जानता होने की वजह से वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक करके वापस आ जाता है। इसी वक्त डॉक्टर प्रसन्ना कालिदास पर गुस्सा करता है और पुलिस की वर्किंग पर क्वेश्चन रेज करता है। कालिदास उसकी बातों को इग्नोर करके सेक्रेटरी से कहता है कि बिल्डिंग के सारे बच्चों से बात करनी होगी, क्योंकि हो सकता है किसी ने मित्रा को लास्ट टाइम देखा हो। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीपी वैष्णवी की एंट्री होती है। उसके सीनियर उसे केस हैंडल करने और कालिदास के साथ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का ऑर्डर देते हैं। वैष्णवी अपार्टमेंट पहुंचती है और देखती है कि कालिदास रात के 12:30 बजे बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहा है। वो उसे रोक देती है और कहती है कि इतनी रात को बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कालिदास उसे पूरा केस और पुलिस फोर्स की शॉर्टेज के बारे में बताता है, तो वैष्णवी भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाती है और एक्स्ट्रा फोर्स मांगती है। पुलिस और लोकल रेजिडेंट्स मिलकर पूरी बिल्डिंग को सर्च करते हैं। तभी किसी को बुशेस के पास कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है और पुलिस को बुलाया जाता है। वहां पहुंचकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बुशेस में स्टीफन का पपी डेड पड़ा होता है और उसके गले में मित्रा के टॉय वाला स्ट्रैप बंधा होता है। अब वैष्णवी को लगता है कि पपी ही उन्हें किलर तक पहुंचाने वाला इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। पुलिस पपी के ओनर का पता लगाना शुरू करती है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने पर पुलिस को एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलता है जो डॉग्स की ब्रीड्स को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकता है। पुलिस उसे डेड पपी की फोटो दिखाती है और वो कंफर्म करता है कि उसने ऐसा पपी बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर फ्लैट में देखा था। पुलिस उस फ्लैट पर पहुंचती है और अंदर से आवाज आने पर डोर ब्रेक करके एंटर करती है, लेकिन अंदर कुछ बॉयज और गर्ल्स पार्टी करते हुए मिलते हैं और उनका डॉग बिल्कुल सेफ होता है, इसलिए क्लियर हो जाता है कि डेड पपी उनका नहीं था। तभी सीसीटीवी चेक कर रहा पुलिस ऑफिसर बताता है कि डेड पपी असल में स्टीफन का ही है। ये सुनते ही कालिदास अपने कांस्टेबल पर गुस्सा करता है कि स्टीफन के फ्लैट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। कांस्टेबल बताता है कि स्टीफन फेमस लॉयर नटराज का जूनियर है, इसलिए उसने ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं की। वैष्णवी ये सुनकर और भी एंग्री हो जाती है और क्लियरली बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन में किसी को भी सिर्फ इन्फ्लुएंस की वजह से सस्पिशन से बाहर नहीं रखा जाएगा। अब पुलिस डायरेक्टली स्टीफन के फ्लैट की तरफ मूव करती है, लेकिन स्टीफन उस वक्त अपार्टमेंट में नहीं होता और पता चलता है कि वो चर्च गया हुआ है। कालिदास और वैष्णवी इमीडिएटली चर्च की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर कुमार स्टीफन को किसी दूसरे केस की क्वेश्चनिंग के लिए अपनी जीप में लेकर जा रहा है। कालिदास और वैष्णवी स्टीफन को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और वैष्णवी उससे मित्रा के डिसअपीयरेंस के बारे में स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग करती है, लेकिन स्टीफन बिल्कुल साइलेंट रहता है और एक वर्ड भी आंसर नहीं करता। तभी अपार्टमेंट से पुलिस को एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ ही डिस्टेंस पर एक स्मॉल बैग के अंदर मित्रा की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर मित्रा के पेरेंट्स पूरी तरह ब्रेकडाउन हो जाते हैं। इसी वक्त स्टीफन की पॉकेट से मित्रा की डॉल मिलती है, जिसे वो सीक्रेटली डोर पर थ्रो करने की कोशिश करता है। अब पुलिस का डाउट स्टीफन पर और स्ट्रांग हो जाता है और सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि पुलिस उसे एग्रेसिवली क्वेश्चन करने लगती है। लेकिन तभी लॉयर नटराज वहां पहुंच जाता है और स्टीफन को प्रोटेक्ट करता है। वैष्णवी कहती है कि अवेलेबल एविडेंस स्टीफन की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन नटराज रिमाइंड करता है कि स्टीफन को 7 साल पहले भी एक सीरियस क्राइम में अक्यूज बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस के बेसिस पर उसे एक्विट कर दिया था। इसी ओल्ड केस का कनेक्शन फिल्म के ओपनिंग सीन से जुड़ता है। वैष्णवी को लगता है कि ये ओल्ड हिस्ट्री स्टीफन को मित्रा के मर्डर का मोटिव दे सकती है, लेकिन नटराज क्लियरली बोलता है कि अगर पुलिस के पास करंट मर्डर का एविडेंस है तो उसे कोर्ट में प्रूव करे। नेक्स्ट डे वैष्णवी इंस्पेक्टर कुमार को स्टीफन पर सीक्रेटली नजर रखने के लिए लगा देती है। इसी बीच कालिदास मित्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आता है और रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आती है। मित्रा के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, उसकी डेथ हेड इंजरी की वजह से हुई थी।
ये देखकर कालिदास को लगने लगता है कि स्टीफन शायद एक्चुअल किलर नहीं है, लेकिन वैष्णवी का डाउट अभी भी स्टीफन पर ही बना रहता है। सीनियर ऑफिसर्स भी वैष्णवी को वॉर्न करते हैं कि बिना सॉलिड एविडेंस के स्टीफन के अगेंस्ट एक्शन लेना डेंजरस हो सकता है। इसी डिस्कशन के बीच सोसाइटी की सेक्रेटरी कालिदास और वैष्णवी के पास आती है। वो बताती है कि उसकी बेटी ने न्यू ईयर पार्टी वाली रात मित्रा को स्टीफन के साथ लिफ्ट में देखा था, लेकिन इसी वक्त उसे एक और फोन कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी बेटी की फ्रेंड की स्विमिंग पूल में ड्राउनिंग से डेथ हो गई है। पुलिस तुरंत बिल्डिंग में पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर प्रसन्ना पुलिस को अंदर आने से रोकता है और उनकी फेलियर को इस डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बताने लगता है। सिचुएशन और भी सस्पिशियस हो जाती है। इसी बीच वैष्णवी इंस्पेक्टर कुमार से कांटेक्ट करती है, जो स्टीफन को फॉलो कर रहा होता है। कुमार बताता है कि स्टीफन एक थिएटर में क्वाइटली मूवी देख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद स्टीफन अचानक थिएटर से बाहर निकल जाता है। कुमार उसका पीछा करता है और तभी थिएटर के अंदर पैनिक मच जाता है। जब कुमार वापस अंदर जाकर चेक करता है तो वहां एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। उधर स्टीफन एक ब्रिज के पास जाकर अपना वेपन वाटर में थ्रो कर देता है। वैष्णवी बिना डिले किए स्टीफन को दोबारा अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके सीनियर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि स्टीफन के अगेंस्ट अभी भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। कुछ ही देर में स्टीफन को रिलीज करना पड़ता है। कालिदास अब वैष्णवी को कन्विंस करता है कि इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है और स्टीफन शायद मित्रा का किलर नहीं है। दोनों डिसाइड करते हैं कि स्टीफन के करंट केस को समझने के लिए 7 साल पुराने केस की रियलिटी फाइंड आउट करनी जरूरी है। कालिदास ओल्ड केस की फाइल लेकर नटराज से मिलता है और उस माइनर गर्ल की डिटेल्स मांगता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते कालिदास और वैष्णवी गोकुल की वाइफ तक पहुंचते हैं। यहां स्टोरी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि 7 साल पहले स्टीफन को इनोसेंट प्रूव करने वाली विटनेस कोई और नहीं बल्कि गोकुल की वाइफ ही थी। वो बताती है कि कॉलेज के टाइम पर वो और स्टीफन एक दूसरे से प्यार करते थे। एक रात जब वो स्टीफन से मिलने गई थी, उसने कुछ लोगों को स्टीफन को बुरी तरह बीट करते हुए देखा था और उन लोगों का एलिगेशन था कि स्टीफन ने एक चाइल्ड के साथ क्राइम किया है। लेकिन स्टीफन की गर्लफ्रेंड को पता था कि वो इनोसेंट है। माइनर होने की वजह से उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं करने दिया और वो लोग सिटी छोड़कर चले गए। बाद में पेंडोन नाम का एक क्रिमिनल उसके कांटेक्ट में आता है और नटराज की हेल्प से वो कोर्ट में टेस्टिमनी देती है। इसी टेस्टिमनी की वजह से स्टीफन रिलीज हो जाता है। अब कालिदास को यह समझ आता है कि स्टीफन का उस फैमिली के अपार्टमेंट में रहना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। वो एक्चुअली अपनी पुरानी लव इंटरेस्ट को देखने के लिए वहां शिफ्ट हुआ था। पेंडोन का नाम सुनते ही कालिदास को डाउट होता है कि एक क्रिमिनल ने स्टीफन की हेल्प क्यों की। इसलिए कालिदास और वैष्णवी उसी रात पेंडन के अड्डे पर पहुंचते हैं। पेंडन उन्हें 7 साल पुरानी पूरी रियलिटी बताता है। असल में 3 ड्रंक क्रिमिनल्स ने एक इनोसेंट लड़की के साथ क्राइम किया था और स्टीफन उस वक्त वहां से पास हो रहा था। उसने लड़की की स्क्रीम सुनी और हेल्प करने के लिए रुक गया, लेकिन डार्कनेस में लोगों ने स्टीफन को ही क्रिमिनल समझ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पेंडन ने जेल में स्टीफन की इनोसेंस समझी और बाद में नटराज की हेल्प से उसे रिलीज करवाया। अब जब वैष्णवी हाल के मर्डर्स के बारे में पूछती है तो पेंडोन कहता है कि उन क्रिमिनल्स को उनके किए की सजा मिल चुकी है। और यहीं एक बड़ा सच सामने आता है। उन 3 क्रिमिनल्स में से 2 को स्टीफन ने खुद मार दिया था। अब सिर्फ एक क्रिमिनल जिंदा बचा था और स्टीफन उसी को ढूंढ रहा था। इंस्पेक्टर कुमार भी बताता है कि स्टीफन चर्च के पास किसी का पीछा कर रहा है। कालिदास और वैष्णवी तुरंत वहां पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि स्टीफन 7 साल पुराने केस के तीसरे और आखिरी अपराधी के पीछे है। चर्च की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और जब लाइट्स वापस आती हैं तो वो अपराधी वहां से गायब होता है। पेंडोन के लोग उसे किडनैप करके ले जा चुके होते हैं। स्टीफन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कालिदास उसे रोक लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिर में कालिदास स्टीफन को काबू कर लेता है और उसे समझाता है कि नटराज ने उसे एक नई जिंदगी दी है, इसलिए बदला लेने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। कालिदास की बात सुनने के बाद स्टीफन आखिरकार चुप्पी तोड़ता है और न्यू ईयर वाली रात का सच बताना शुरू करता है। स्टीफन बताता है कि उस रात मित्रा खुद उसके फ्लैट में आई थी। स्टीफन उसे देखकर खुश हुआ और उसने अपना पपी मित्रा को खेलने के लिए दे दिया। कुछ देर बाद मित्रा वहां से चली गई और स्टीफन को नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ।
जब पूरी बिल्डिंग मित्रा को ढूंढ रही थी, स्टीफन भी चुपके से उसकी मदद कर रहा था। इसी तलाश के दौरान उसे मित्रा का एक खिलौना मिला और उसके पास एक डरावना हल्क मास्क भी पड़ा हुआ था। अब कालिदास और वैष्णवी के हाथ एक नया सुराग लगा था। दोनों अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज को दोबारा ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि न्यू ईयर पार्टी वाली रात हल्क मास्क डॉक्टर प्रसन्ना ने पहना हुआ था। कालिदास तुरंत बिल्डिंग के गार्ड को कॉल करके प्रसन्ना के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड पुलिस की कॉल के बारे में प्रसन्ना को खुद बता देता है। जैसे ही कालिदास और वैष्णवी अपार्टमेंट पहुंचते हैं, प्रसन्ना उनके सामने टेरेस से कूद जाता है। अब एक और जरूरी किरदार मर चुका था, लेकिन मित्रा के मर्डर की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं थी। इसी जगह कालिदास को सेक्रेटरी की वो बात याद आती है कि उसकी बेटी हर्षिता ने मित्रा को स्टीफन और उसके पपी के साथ देखा था, लेकिन स्टीफन का बयान कुछ और था। उसके मुताबिक मित्रा उसके पपी के साथ खुद चली गई थी। दोनों बयानों में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए कालिदास सेक्रेटरी को ढूंढते ढूंढते उसके फार्म हाउस तक पहुंचता है। वहां कालिदास उससे साफ कहता है कि अब उसे पूरी सच्चाई बतानी होगी, और तब सेक्रेटरी एक ऐसी कहानी बताती है जो केस को पूरी तरह दूसरी दिशा में ले जाती है। पुरानी घटना में पता चलता है कि उस रात हर्षिता अपनी दोस्त के साथ टेरेस पर गई थी। वहां एक नशे में धुत आदमी भी था जो अपने डॉग की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने से गुस्से में था और हर्षिता को डरा रहा था। हर्षिता इतनी डर गई थी कि टेरेस से नीचे नहीं आ रही थी। रूपा उसे ढूंढते ढूंढते टेरेस पर पहुंचती है और हर्षिता उसे पूरी बात बताती है। इसके बाद रूपा डॉग को ढूंढने लगती है और जब उसे मित्रा डॉग के साथ मिलती है तो वो दोनों को टेरेस पर ले आती है। रूपा डॉग को टेरेस से नीचे फेंक देती है, लेकिन मित्रा उसकी रस्सी पकड़ लेती है और इसी वजह से वो भी टेरेस से नीचे गिर जाती है। रूपा घबराकर नीचे आती है और डॉक्टर प्रसन्ना उसे अपना मास्क दे देता है, जिसे रूपा बाद में नीचे फेंक देती है। लेकिन हर्षिता की दोस्त ने जो कुछ हुआ था वो देख लिया था और वो पुलिस को सब बताने की बात कर रही थी। रूपा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे भी खत्म कर देती है। जब प्रसन्ना को मास्क के बारे में पता चलता है और वो रूपा से इस बारे में पूछने जाता है तो रूपा उसे भी टेरेस से नीचे गिरा देती है। अब रूपा कालिदास को अपनी पूरी कहानी सुना देती है। कालिदास उसे गिरफ्तार करने के लिए साथ चलने को कहता है, लेकिन रूपा सिर्फ 1 मिनट मांगती है और कमरे के अंदर चली जाती है। वो कमरा अंदर से बंद कर लेती है और कालिदास दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। खिड़की से देखने पर उसे हर्षिता बेड पर सोती हुई दिखाई देती है और रूपा अपनी जान ले लेती है। कालिदास किसी तरह हर्षिता को बचाकर अपनी कार में ले आता है, लेकिन तभी स्टीफन का फोन आता है और वो एक ऐसी बात बताता है जो पूरी कहानी का आखिरी बड़ा राज बन जाती है। स्टीफन बताता है कि मित्रा के खिलौने के अंदर एक आवाज रिकॉर्ड हुई थी। रिकॉर्डिंग में हर्षिता अपनी दोस्त को रोने से मना कर रही होती है। अब कालिदास को समझ आता है कि रूपा ने जो कहानी बताई थी उसमें कुछ सच्चाई छुपाई गई थी। हर्षिता खुद उस घटना की गवाह थी और रूपा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी गलती को छुपाया था। जब कालिदास ने बच्चों से पूछताछ के लिए बुलाया था तब रूपा अपनी बेटी को लेने गई थी और वहीं से उसे पता चला कि मित्रा के साथ असल में क्या हुआ था। रूपा असल में पुलिस को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि मित्रा की मौत के पीछे हर्षिता का हाथ था, लेकिन हर्षिता ने अपनी मां को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। रूपा उसे समझाती रही, लेकिन हर्षिता नहीं मानी। इसके बाद हर्षिता ने अपनी दोस्त को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया ताकि वो भी कुछ बता न सके। इसी दौरान मित्रा का खिलौना स्टीफन की बालकनी में वापस पहुंच गया था और स्टीफन को भी रूपा पर शक होने लगा था। स्टीफन रूपा को ढूंढते ढूंढते फार्म हाउस तक पहुंचता है और हर्षिता से उसकी मां के बारे में पूछता है। हर्षिता स्टीफन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर देती है। इसी जगह से स्टीफन ने कालिदास को फोन किया था। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं और साफ हो जाता है कि पूरी घटना के पीछे हर्षिता थी। रूपा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोले और उन्हीं झूठों की वजह से केस और भी उलझता चला गया। तो दोस्तों, आखिरकार हमें समझ आता है कि इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा राज क्या था। शुरुआत से स्टीफन पर शक किया जा रहा था क्योंकि उसका व्यवहार संदिग्ध था और उसका अतीत भी काफी डरावना था, लेकिन असल में वो मित्रा का कातिल नहीं था। उसने सिर्फ अपने अतीत के असली अपराधियों से बदला लिया था,
जबकि मित्रा की मौत के पीछे हर्षिता और उसके बाद अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती रूपा के कामों की पूरी कड़ी थी। और इसी के साथ कालिदास पार्ट 2 की ये सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म ये भी दिखाती है कि कई बार एक झूठ को बचाने के लिए बोला गया दूसरा झूठ हालात को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। लेकिन सच चाहे कितना भी छुपा दिया जाए, किसी न किसी वक्त वो सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए।